नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्ज़ामिनेशन 30 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जो 35 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो आरआरबी एनटीपीसी की जो अपकमिंग वैकेंसी आने जा रही है उसके लिए भी ये 35 मैथ के क्वेश्चन का जो वीडियो होने जा रहा है वो इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि रेलवे का जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें कुछ टाइप के जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन है जो आपके हार्ड लेवल के लगभग है, और बाकी सारा जो क्वेश्चन है वो आपका इजी टू मॉडरेट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का आज हमारा चौथा क्लास है। 3 क्लास का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर मैथ का नज़र आ रहा है। देखिए, अविनाश है, भुवनेश है और चमन है। अविनाश है, भुवनेश है और चमन है किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में पूरा करते। तो 20, 30, 60 का एलसीएम होता है 60। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 3, बी की एफिशिएंसी, बी 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 2, सी 60 दिन में 60 काम कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी 1। देखिए, अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उनकी सहायता करते। देखिए, पहला दिन कौन काम करेगा? अविनाश। दूसरा दिन भी कौन काम करेगा? अविनाश। लेकिन प्रत्येक तीसरा दिन अविनाश के साथ साथ और कौन काम करेगा? भुवनेश और चमन। तो तीसरा दिन हो जाएगा 3, 2, 5। तीसरा दिन, प्रत्येक तीसरा दिन तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तीनों की एफिशिएंसी 3, 2, 5 और 1, 6। तो यहाँ हो गया 6, 3, 9, 9, 3, 12। मतलब 3 दिन में वो कितना काम कर रहे हैं? 12 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया? 5 दिन। ठीक है, तो पहले से ही वो 3 था तो 3 गुना 5 कितना हो जाएगा? 15 दिन। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 12 काम हो रहा है। 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 12 काम। तो आपको काम टोटल कितना करवाना? 60। तो 12 में कितना गुना करेंगे कि 60 आएगा? तो 5। तो 3 में कितना गुना करेंगे कि तो 12 में 5 60 लाने के लिए 5 गुना करना पड़ेगा, तो 3 में भी 5 गुना करके आंसर आपका 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, मैं आप सभी स्टूडेंट को ओनली सिर्फ मैथ के सॉल्यूशन कराऊंगा। देखिए, इसको बोल रहा है परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो देखिए, इसका मतलब हो गया 0.23 का रेकरिंग। तो 0.23 का रेकरिंग मतलब 23 डिवाइडेड बाय 99। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 रेकरिंग वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ के। हाँ, देखिए, सुनीला के पास रोटियां बनाने के लिए इतना केजी आटा है। यदि रोटी की रेसिपी में लिखा गया है कि उसे एक रोटी का पेड़ा बनाने के लिए 1:1/8 मतलब लोफ जो गोलियां होता है तो वह कितने लोफ बना सकती है, निकटतम पूर्ण संख्या तक गुना करना है। तो देखिए, कितना केजी का बनाना आटा? तो 9:1/4 केजी। तो 9 चौक 36, 36 और 1 37/4 केजी का। 1 केजी आटा में एक गोलियां बनाने में कितना आटा यूज़ हो रहा है? तो 1:1/8, डेट मीन्स 9/8। ठीक है, तो ये 8 यहाँ चला जाएगा तो 37 गुने 8 डिवाइडेड बाय 4 गुना 9। तो 4 गुना 9 होता है 36। ये 36 इस 37 को काटेगा 1 पॉइंट समथिंग बार में, 1 पॉइंट समथिंग बार में। यार निकटतम मान पूछ रहा है तो 1 को जब 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स में 8 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये वैल्यू ऑप्शन नंबर 3 के बराबर है जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए, एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई। तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रत्येक खिलौने को कितने पे बेचा जा रहा है? दो वस्तु है जिसको सेम पर बेचा गया, सेम पर किया है, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे दोनों का सक्सेसिव ले लेंगे। तो एक को 10% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया, -10 गुना 10/100।
ठीक है। तो ये 10 से 10 यहाँ पे फॉर्मूला लगाएगा x + xy बटे 100 सक्सेसिव वाला। यहाँ पर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो बस वही पॉजिटिव नेगेटिव कर देंगे। तो यहाँ 10 × 2 100, 100 डिवाइडेड बाय 100 1, और उसके पहले साइन है -1, और ये माइनस बता रहा है, लॉस हो रहा है 1% का। बाकी इसको प्रोसेस से जाएगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। देखिए दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए ABCDE एक पेंटागोन है। ABCDE एक क्या है? पेंटागोन का मतलब होता है बहुभुज, नहीं पंचभुज है। क्या है? पंचभुज। और आपको पता है पंचभुज के पांचों कोनों का योगफल वो कितना के बराबर होता है? 540 डिग्री के बराबर होता है। पंचभुज के पांचों कोनों का योगफल कितने के बराबर होता है? 540 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए एंगल ए दे रखा है, एंगल ही होगा 180 - x, ठीक है। एंगल भी कितना होगा? ये 65 है, तो ये हो जाएगा 180 - 65 मतलब 115। ये एंगल सी बाहर से बहिष कोण 80 है, तो अंदर में बनेगा 100। अब सबको क्या करो? जोड़ दीजिए। सबको क्या कीजिए? तो एंगल है 90 डिग्री, एंगल बी है 115, एंगल सी है आपका 100, एंगल डी है आपका 115, और एंगल ई है आपका 180 - x। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है? यही मतलब पंचभुज के पांचों कोनों का योगफल होता है 540। अब सबको ऐड करेंगे तो 90 + 115 + 100 + 115 + 180, सबको जोड़ेंगे तो हो गया 600। तो 600 - x = 540। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 600 - 540। और 600 में से जब 540 को घटाएंगे तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 60 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए रेखा चित्र में यदि एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल 30 है, एंगल ABC मतलब ये 50 है, एंगल CDE ये 25 है, तो पूछ रहा है एंगल AED मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। कौन वाला एंगल पूछ रहा है? बाहर वाला। तो ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा? तो देखिए ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 50 है ना, और ये क्या है? 30 है। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये एंगल क्या हो गया? बहिष कोण हो गया। क्या हो गया? बहिष कोण हो गया। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? तो ये वाला एंगल दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होगा, तो ये हो जाएगा 50 + 3 80 डिग्री। आप देखिए ये ट्रायंगल में ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ECB एक ट्रायंगल बन रहा है, तो उसमें एक एंगल 80 और एक एंगल 25 है, यानी ये एंगल 80 ये एंगल 25। तो ये एंगल कितना होगा? 80 + 25 105। कितना हो गया? 105। अब बताइए ये एंगल 105 है, तो ये कितना होगा? बाहर वाला। ये एंगल कितना होगा? बाहर वाला। तो 180 में 105 को घटा देंगे। 180 में 105 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 180 में 105 को घटाएंगे, सॉरी, हाँ ये हो गया 80, ये हो गया 80। तो ये इसका बाहर वाला एंगल है, तो बाहर वाला एंगल जो होगा ना, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो 80 + 25 कितना हो गया? 105। कितना हो गया? 105। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, बस इस सारे डाटा को ऐड कर देना। तो यहाँ देखिए 5, ठीक है। अब यहाँ 2 5 2 7 7, ठीक है। अब यहाँ 0 2 2 5 2 7, ठीक है। लास्ट में 775। अब यहाँ पे बचा 2, ठीक है। 2 2 2 4 5 4 9, ठीक है। 9775। अब यहाँ पे बचा 6 2 8 8 2 10 10 5 15, गलत हो रहा है। 6 2 8 8 2 10 10 5 15 का 5, ठीक है। बचा 1 सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हो गया ये ख़त्म। 6 2 8 8 8 8 2 10 10 और 1 11 6891.59775। ऑप्शन नंबर 3। हाँ देखिए, दिए गए आरेख से पहले 3 वर्षों में बिक्री कारों की कुल संख्या और अंतिम 3 वर्षों में बिक्री कारों की कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, लास्ट का 1 2 3 तीनों को क्या करना है? इधर का ये 3 का सम और इधर का इन 3 का सम का लेके अनुपात निकालना। बोल रहा है अंतिम 3 और पहले 3 की बिक्री का अनुपात निकालना है। तो पहले 3 का बिक्री यहाँ पे वही 50 है, 150 प्लस 100 250 250 प्लस 250 इधर हो गया। पहले 3 साल में गाड़ी की बिक्री 500 है। लास्ट का 3 साल यहाँ भी 300, यहाँ भी 300 प्लस 300 600, और इस वाले पॉइंट पे है
100, तो 600 और 700 इस दोनों का रेशियो निकालना है। तो 00 से 00 कट गया, सॉरी कुल अंतर निकालना है, रेशियो नहीं निकालना है। तो पहले 3 साल में 500 गाड़ी बेची, लास्ट के 3 साल में 700 गाड़ी बिकी, तो उस दोनों का अंतर कितना होगा? 700 माइनस 500, ऑप्शन नंबर 2। रेशियो पूछता तो 5:7 हो जाता है, रेशियो नहीं पूछा, अंतर पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर वह 27, 35, 25 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 27, 35, 25, 21 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 27, 35, 25 और 21 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो हम इसको साइड में निकाल लेते हैं। हम इसको क्या कर लेते हैं? साइड में निकाल लेते हैं। स्क्रीन छोटा है तो कैलकुलेशन करने में क्या होता है? दिक्कत होता है। हम नॉर्मली क्या करना है? 27, 35, 25, 21 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो निकाल लेते हैं, साइड में निकल के आ जाएगा 47, 50 कितना आएगा? तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 जोड़े? तो मान लेते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या x है जिसमें 3 जोड़ेंगे तो वो इन सभी से पूर्णतः विभाजित है। और इन सभी से कौन सा नंबर विभाजित है? सबसे मिनिमम, तो 4725। तो x का वैल्यू निकालना है, तो ये +3 इक्वल के उधर जाके -3 हो जाएगा। 4725 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4722, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक क्या होगा? तो देखिए, हमको पता है विचरण गुणांक जो होता है, विचरण गुणांक वो बराबर होता है मानक विचलन, बराबर होता है मानक विचलन बाय माध्य इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए मानक विचलन कितना है? 5, माध्य कितना है? 40 गुना 100। तो ये 5 इस 40 को काटेगा 8 बार में, 100 डिवाइडेड बाय 8, डेट मीन्स 12.5%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 आदमी या 6 लड़का अपना कार्य 20 दिनों में पूरा करते हैं। क्या बोल रहा है? 3 आदमी या 6 लड़का, तो मेन और बॉय की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? मेन और बॉय की एफिशिएंसी होगी 2:1। ठीक है, उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए, 3 आदमी या 6 लड़का उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। मेन की एफिशिएंसी पता चल गया 2, बॉय की एफिशिएंसी 1। तो देखिए यहाँ पर मेन की एफिशिएंसी पुट कीजिए 3 × 2, तो 3 आदमी 2 एफिशिएंसी के साथ, तो उनकी क्षमता 6 होगी। अब उसको कितने दिन में करते? 20 दिन में करते। तो ये पता चल गया टोटल वर्क, ये पता चल गया टोटल वर्क। अब इसको बोल रहा है कितना आदमी कर रहा है? 6 आदमी और 8 लड़का, 8 लड़का, तो 6 आदमी, एक आदमी का एफिशिएंसी 2, तो 6 आदमी का एफिशिएंसी 12, एक लड़का का एफिशिएंसी 1, तो 8 लड़का का एफिशिएंसी 8, 12 + 8 हो गया 20। तो ये 20 से 20 क्या हो गया? कट जाएगा। 3 × 2 कितना हो गया? 6, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो 2 पासा फेंकेंगे तो क्या क्या घटना घटेगा? 1,1, 1,2, 1,3, एक में 1 आएगा तो एक में 2 आएगा, एक में 1 आएगा तो एक में 5 आएगा, एक में 1 आएगा तो एक में 6 आएगा। उसी तरीके से एक में 2 आएगा तो एक में 1 पासा आएगा, एक में 2 आएगा तो दूसरा में 2 आएगा। इसी तरीके से टोटल कितनी घटनाएं घटित होगी? इसी तरीके से टोटल कितनी घटनाएं? तो 6 छक्का का 36, टोटल कितना पॉसिबिलिटीज़ है जो आ सकता है? 36। अब पूछ रहा है योग 12 होना चाहिए, तो पहला छक्का में भी 6 आना चाहिए और दूसरा छक्का में भी 6 आना चाहिए, तभी उसका योग कितना होगा? 12 होगा। तो ये घटना कितनी बार घटित हो सकती है? एक ही बार घटित हो सकता है, जब दोनों छक्का में 6-6 आए। ठीक है, तो इसका ये घटना 6-6 आने की संभावना कब होगी? एक ही बार। कितने में? 36 में, तो 1/36, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, जिसे एक कमरा में रखा जा रहा है, तो कमरा क्या होता है? एक घनाभ होता है। एक क्या होता है? कमरा का जो शेप होता है ना, वो क्या होता है? एक घनाभ का शेप होता है। कैसा शेप होता है? एक घनाभ का शेप होता है। और घनाभ में जो सबसे लंबे छड़ रखा जाएगा तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो इसके विकर्ण के बराबर होता है। अब विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। घनाभ का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है? √L² + B² + H²। यहाँ L दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 का स्क्वायर। ठीक है, B दे रखा है, B कितना है? 15 का स्क्वायर। H दे रखा है, H कितना है? 10 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 225। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। 900 + 100, 1000, 1000 + 225 कितना हो गया? 1225। अब बताइए 1225 किसका स्क्वायर रूट है? तो 35 का है। सबका यूनिट मीटर है, तो ऑप्शन नंबर 1।
55 से छोटी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 55 से छोटी अभाज्य संख्या कौन है? पहला है 2, दूसरा है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53। पूछ रहा है 55 से छोटी, 54 55 होगा नहीं, तो 55 से छोटी ये सभी संख्या, सभी को गिन लीजिए, निकल के आएगा 16। ऑप्शन नंबर 4। देखिए मशीन का एक धात्विक पुर्जा, ठीक है, तांबा, जिंक और लेड। तांबा, जिंक और लेड का जो अनुपात दे रखा है 13:6:1। कितना दे रखा है? 13:6:1 दे रखा है, ठीक है। आगे पढ़िए। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है, यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना है? 90 kg। तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 90 आएगा 15। तो आपसे पूछ रहा है इस पुर्जे का टोटल भार, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 15। टोटल कितना यूनिट है? 13, 6, 19, 19 और 1 20 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 20 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 20 गुने 15, तो 15 गुना 20 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 300 kg। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु है, ठीक है। इसमें आधार 8 सेंटीमीटर है और समान भुजा वाला जो त्रिभुज है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी हाइट पूछ रहा है, ये हाइट, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? b/4 इंटू √4a² माइनस b²। ये तो एरिया का फॉर्मूला होता है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है ना 1/2 इंटू 4a² माइनस b² होता है। तो 1/2, चलिए 4 इंटू a²। ए कितना? ए मतलब कौन सा साइड है? कॉमन साइड। तो ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ए कौन सा है? ए का मतलब होता है जो दो साइड कॉमन है, जो कौन सा साइड है? कॉमन है। और बी जो है आधार है। तो ए मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 4 100 माइनस बी कितना? 8, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 1/2। √100 माइनस 64 कितना होता है? 36। और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 डेट मीन्स 3। ऑप्शन नंबर 1। हाँ देखिए, पूछ रहा है इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजकों में जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगा? तो 3 1 4 7 4 11 11 9 20 20 और 1 11 31 31 और 13 31 3 34 34 10 तो 44। 44 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि जो पूर्ण वर्ग होगा? तो 44 में 5 जोड़ेंगे तो 49 आएगा। 49 क्या है? पूर्ण वर्ग है। किसका? 7 का, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 7। यानी इस संख्या में क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। देखिए, दो संख्याओं का योगफल 20 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 20। और दो संख्याओं का अंतर कितना है? 2.5। तो ये दो संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, इन दो संख्याओं का अनुपात। तो x क्या होगा? x होगा दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो 20 प्लस 2.5 मतलब 22.5 डिवाइडेड बाय 2। y कितना होगा? तो y इस दोनों को घटा दीजिए, तो 20 में से 2.5 घटाएंगे तो 17.5/2। इस दोनों का रेशियो लेना है, इस दोनों का रेशियो लेंगे तो 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। डेसिमल से डेसिमल भी क्या होगा? कट जाएगा। 5 2 7 2 9 7 5 12 1 13। 5 से कटेगा 5 चौक 20 1 25 25 इस 2। यहाँ कटेगा 5 3 15 2 25 25। फिर से कटेगा 5 9 45 5 7 35 9:7। ऑप्शन नंबर 4। देखिए, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लगाए और चौथी दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? पहले दिन मेले में कितने लोग आए? 84,500 घटकर कितना हो गया? 16,900। तो कितना घटा? तो 0 0, 15 में से 9 गया 6, 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 1 गया 6। कितने लोग घट गए? 68,600 घट गए। कितने में घटे? तो 84,500 में। 84,500 में। तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना? 00 से 00 कट गया। 68,600 को 845 से डिवाइड करेंगे तो जो भी निकल के आएगा वही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए, पुरुषोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में, हाँ देखिए यहाँ है पुरुषोत्तम और यहीं पर है अंजलिका। पुरुषोत्तम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है,
और अंजलिका 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रही है। पूछ रहा है ना 2.5 घंटे में वो एक दूसरे से कितनी दूर होंगे, तो दोनों का स्पीड को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 30 + 3.5 कितना हो गया, 33.5। कितना समय लग रहा है, 2.5 घंटे बाद पूछ रहा है, तो 33.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इससे हमको टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा उन दोनों के बीच की दूरी का। तो 33.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 × 5 = 125 का 5, बाकी 12, 25 × 3 = 75, 75 + 12 = 87 का 7, बचा 8, 25 × 3 = 75, 75 और 8 83। डेसिमल की बात करेंगे तो 83.75 किलोमीटर की वो दूरी पर होंगे। ऐसे क्या करेंगे, दूसरा तरीका 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर फाइनली दोनों को ऐड कीजिए, तो ये कैलकुलेशन क्या होगा, इससे बढ़ जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट। एक बात बताइए, बीच में कहीं cos 90 आएगा, cos 89, cos 88, cos 89, cos 90, cos 91, cos 92, तो इस तरीके से आएगा। और हमको पता है cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। 0 × एनी नंबर इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा टर्म होगा बीच में cos 90, एक बीच में एक टर्म आएगा cos 90, और cos 90 का वैल्यू होता है 1, तो 1 × एनी नंबर इज इक्वल टू 1, सॉरी 0 × एनी नंबर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चार्ट में 5 वर्ष की अवधि के लिए दो बैंक ए और बी द्वारा जमा की पर दी जाने वाली ब्याज दरें प्रदर्शित की गई। यदि एक व्यक्ति ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख रुपए की राशि को बैंक ए की बजाय बैंक बी में जमा किया होता, तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि का अंतर कितना होगा। देखिए कितना रुपया जमा करना है, 23 लाख रुपया, ठीक है। बोल रहा है ना वर्ष 3 यहाँ उसमें बोल रहा है बैंक ए में ना जमा करके बैंक बी में जमा करता, बैंक ए में ना जमा करके बैंक बी में करता। तो बैंक ए में जमा करता तो उसको 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, और बैंक बी में जो जमा कर रहा है उसको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पूछ रहा अंतर कितने का होगा, तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट का अंतर कितना है, 10 - 8.5, 10 - 8.5 डेट मीन्स 1.5, यानी 23 का 1.5% का उसको इंटरेस्ट मिलेगा 23 लाख का। तो 15 × 3 = 45 का 5, बाकी 4, 15 दूनी 30 और 4 34, यानी उसको जो मिलेगा 34,500 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये 23 नंबर नहीं है, 23 लाख है। लाख के बदले हमने 0 को यहाँ पर नहीं लिखा है, लाख के बदले 6 0 होता और 6 0 को हमने लिखा नहीं है, ठीक है। इसी वजह से वो इस तरीके से नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंदर 24 है, यदि एक संख्या मान लेते और उसके 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, क्या होता है 1/4। तो मान लेते कि वो संख्या क्या है 4 यूनिट, और उसका 25%, तो 4 का 25% कितना होगा 1, तो 4 - 1, इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 24 यूनिट। 4 - 1 का वैल्यू कितना यूनिट 24, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 24, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8। पूछ रहा संख्या, तो संख्या किसको माने 4 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4 × 8 डेट मीन्स 32। ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी उसको x मान करके भी बना सकते थे। देखिए पूछ रहा 36.1 डिवाइडेड बाय 102.4 का वर्गमूल पूछ रहा है। तो यहाँ से डेसिमल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर वाला नंबर जो है वो 19 का स्क्वायर है, और नीचे वाला जो नंबर है ना वो 32 का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 19, नीचे आएगा 32। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अभी तक प्रीवियस का एनटीपीसी का जो अभी तक 3 शिफ्ट का एनालिसिस करा चुके वो अभी तक नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। देखिए बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 16 हो जाता है। मतलब कोई धनराशि P वो 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में हो जा रहा है 1600 रुपया, ठीक है, और 3 वर्षों में 1700 हो जाता है। तो मतलब उसके 1 वर्ष बाद वो कितना हो जा रहा है 1700 हो जा रहा है। तो 1600 और 17 का रेशियो लेंगे तो 16 से 17 बढ़ कितना रहा है, 16 से कितना हो रहा है 17, बढ़ कितना रहा 1, कितने में 16 पे, तो 100 पर कितना, तो 100 डिवाइडेड बाय 16, मतलब ये कटेगा 25 बार में, और ये 4 चौक 16, मतलब 25/4% डेट मीन्स
6.25% का यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर कोस 12 प्लस कोस 84 प्लस कोस 168 प्लस कोस 96। देखिए कोस 12 और कोस 168 180 हो जाएगा, 84 प्लस 96 भी 180 होगा, तो कोस 12 को लिख सकते हैं कोस 180 माइनस 168। अब इस कोस 84 को देखिएगा, इस कोस 84 को लिख सकते हैं कोस 180 माइनस 96। ठीक है, अब ये दोनों टर्म सेम हूबहू यहाँ उतर जाएगा। अब बताइए कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कोस 168 डिग्री, प्लस कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो माइनस यहाँ पहले से कोस 96। अब ये बचा हुआ दो टर्म तो हम लिखे नहीं थे, कोस 168 डिग्री प्लस कोस 96 डिग्री। कोस 96 से कोस 96 गया, प्लस कोस 168 से माइनस कोस 168 गया, वैल्यू इसका 0 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोर्ड मास से बनेगा तो आप इसको बना लीजिएगा, कैलकुलेशन है सिर्फ। हाँ देखिए यहाँ पर x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। देखिए एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो इधर का सारा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो उस केस में क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये बराबर हो जाता है 3abc के। कब, जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाए 0। तो यहाँ पर a क्या है x माइनस वाई प्लस b क्या है y माइनस जेड, c क्या है z माइनस एक्स। तो इन सबको जोड़िएगा ना तो ये फाइनली क्या हो गया 0, यानी ये जो फॉर्मूला होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा 3abc के। a के जगह पर है x माइनस वाई, b के जगह पर है y माइनस जेड और c के जगह पर है z माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ है जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है। तो पहला फलक जिसमें लेंथ और ब्रीथ है उसका एरिया A होगा, दूसरा फलक है जिसमें ब्रीथ और हाइट है उसका एरिया B है, और एक तीसरा फलक है जिसमें हाइट और लेंथ है उसका एरिया C है। तो इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, इधर बराबर हो गया A इंटू बी इंटू सी। देखिए ये क्या है LBH का होल स्क्वायर, ये क्या है LBH का होल स्क्वायर, ये बराबर हो गया ABC के। तो LBH क्या होता है, LBH उस घनाभ का क्या होता है वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम स्क्वायर बराबर हो गया ABC। तो पूछ रहा उसका आयतन क्या होगा, तो यानी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर ABC। स्क्वायर रूट अंडर ABC को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं उसके पावर के रूप में ABC को, जैसे स्क्वायर रूट अंडर x हमको पता है ना कि वो क्या हो जाता है उसका पावर फ्रैक्शन में हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। देखिए एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हो रही है, तो उसको बेचे कितना में 138 का 92। अब उस पर लाभ कमाना है 4% का, तो उसको बेचना कितने पे पड़ेगा, उसके 104 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम काटते हैं, ये इसको काटेगा 26 बार में, ये इसको काटेगा 23 बार में। ये 23 का टेबल में 138 6 बार में आता है, 26 गुना 6 करेंगे तो छक्का का 36 का 6 बाकी दिन 6 दूनी 12 और 3 15 156 रुपये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। तो मान लेते हैं उसके पास टोटल राशि थी 1, उसका 1/3 हिस्सा हार गया, 1/3 हिस्सा हारा तो बचा कितना उसके पास, 1 का 1/3 मतलब 2/3 बचा। ठीक है, अब वो खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया। कितना हिस्सा हारा, 3/5 हिस्सा, तो बचा उसके पास कितना 2/5, यानी 2/3 का कितना हिस्सा उसके पास बचा 2/5, यानी 2 दूनी 4 4/15 हिस्सा उसके पास बचा। अब उसमें से बोल रहा वो 4/7 हिस्सा हार गया, 4/7 हिस्सा हार गया, तो उसके पास बचा कितना 3/7, कितना बचा 3/7। ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, ऊपर हो गया 4 नीचे हो गया 7 × 5 35। पूछ रहा उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा, तो 4/35, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोडमास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद बना लीजिएगा, यहाँ कैलकुलेशन करने में एरर हो सकता है, स्क्रीन छोटा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई तालिका में दिल्ली के पास स्थित एक गांव एक्स में 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग में लैंगिक आधार पर औपचारिक शिक्षार्थियों, अनौपचारिक शिक्षार्थियों और निरक्षरों की संख्या को दर्शाया गया। औपचारिक शिक्षार्थी, अनौपचारिक शिक्षार्थी और निरक्षरों के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। तो इस अनुपात को निकालने के लिए फॉर्मल लर्नर को देखेंगे कितना है, इनफॉर्मल लर्नर कितना है और इलिटरेट कितना है। तो 39 + 52 कितना हो गया, 9 2 11, 5 3 8 और 1 9 = इस दोनों का ऐड करेंगे ये वाला इनफॉर्मल लेटर, तो 8 5 13, 7 7 14 = यहाँ पर देखेंगे इलिटरेट कितना है, तो 9 3 12, 6 4 10 और 1 11, 1 1 2 और 1 3। तो यहाँ पर हो गया 91 = 143 = 312। किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 सत्ती, ये इसको काटेगा 11 बार में और ये इसको काटेगा 13 दूनी 26, 5 13 चौक 52। तो 7:11:24 ये इन सभी के बीच का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब लगता है शायद कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो लगता है सारे के सारे मैथ के सॉल्यूशन हो चुके हैं, सारे के सारे। हाँ, एक क्वेश्चन और है। देखिए, एक 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च को ग्राफ में दर्शाया गया। उच्चतम औसत घरेलू खर्च और न्यूनतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात। तो देखिए, सबसे ज़्यादा खर्च यहाँ हो रहा है 12 पे और सबसे कम यहाँ पर हो रहा है, उसका अनुपात है 11। देखिए, जो भी नंबर है 000 तो वो अपने आप में ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 12:11 उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, 0 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 0 वो आपस में फाइनली क्या होगा, कट जाएगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो लगता है सारा क्वेश्चन हो गया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, वो आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है और ये आने वाले अपकमिंग शिफ्ट जो होने वाला है रेलवे का, उसके लिए भी या बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डेली आपके लिए मैं मैथ का जितना भी आरआरबी का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछा गया उसका एनालिसिस लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।